Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है प्रेम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। 6 और 7 मई ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के कई इलाकों में अचानक पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में 12 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और इन गिरफ्तार सभी लोगों के तार सीधे नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन से जाकर जुड़ रहे हैं, यानी पाकिस्तान के उच्चायोग से। और पाकिस्तानी हाई कमीशन के अंदर भी उस जगह से जहां से पब्लिक डीलिंग होती है, यानी वीज़ा सेक्शन से। कैसे नई दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमीशन और उसके वीज़ा सेक्शन और वीज़ा सेक्शन की क्या अहमियत है, वहाँ से जासूसी का ये पूरा खेल शुरू हुआ और कैसे चल रहा है, पूरी इनसाइड स्टोरी आपको सुनाऊं उससे पहले फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं, वहाँ से शुरू करता हूँ आपको। बात 2004 की है और 2004 में इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान का दौरा करना था। ये दौरा मार्च से अप्रैल, शायद 13 मार्च से शुरू होना था और 16 अप्रैल को ख़त्म होना था। इस टूर के दौरान इंडिया को कुल 5 वनडे खेलने थे, ओडीआई और 3 टेस्ट मैच। और एक लंबे वक्त के बाद इंडियन टीम पाकिस्तान जा रही थी। हालांकि जाने से पहले सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारे कंसर्न थे। बीसीसीआई ने तब पाकिस्तान 3 लोगों की एक टीम भेजी जिन्होंने जाकर वहाँ की सिक्योरिटी को असेसमेंट किया और आकर अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में कहा कि ठीक है, सेफ है पाकिस्तान खेलने के लिए। इसके बाद इंडियन क्रिकेट टीम सौरव गांगुली की कैप्टनशिप में पाकिस्तान पहुंचती है। वाइस कैप्टन थे राहुल द्रविड़। पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर रहे थे इंजमामुल हक। ओडीआई से सीरीज शुरू होता है और टेस्ट मैच पे खत्म। पाकिस्तान ओडीआई की सीरीज 3-2 से जीतता है और टेस्ट मैच 2-1 से, यानी हम ओडीआई भी जीते और टेस्ट मैच भी जीते। टेस्ट मैच में बल्कि वीरेंद्र सहवाग मैन ऑफ द सीरीज थे। वो 309 रन की पारी उन्होंने मुल्तान में खेली, जहाँ से उनका नाम मुल्तान का सुल्तान पड़ा था। खैर, बस ये बता रहा था, मैं क्रिकेट के बारे में नहीं जा रहा हूँ। तो ये दोनों सीरीज वनडे और टेस्ट मैच हम जीत कर आए थे। जब 2004 में ये फाइनल हो गया कि 5 में पाकिस्तान इंडियन टीम जा रही है, तो वो बड़ी खबर थी, क्योंकि तब भी रिश्ते बहुत ठीक थे नहीं। पार्लियामेंट अटैक हो चुका था, उसमें जैश ए मोहम्मद का नाम था, मौलाना मसूद अजहर का नाम आ रहा था। तो उसके 2-3 साल के बाद इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान जाए, ये सोचना भी मुश्किल था। लेकिन खैर, फिर भी टीम गई। तो जब टीम गई तो सारे मीडिया वालों में भी अब ये हुआ कि पाकिस्तान टीम जा रही है तो सारे जर्नलिस्ट जाएंगे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। मुझे याद है विकी पाजी ने अपने आप के स्पोर्ट्स तक के हमारे विक्रांत गुप्ता जी, उन्होंने अप्लाई किया। हमारे विनोद शिकारपुरी, वो भी, और भी टीम कैमरामैन, वहाँ से शो भी करना था। हमारे बॉस सुप्रिया प्रसाद जी, वो भी गए। तो मतलब एक बड़ा लश्कर यहाँ से, लाओ लश्कर, वो वाला लश्कर नहीं, टीम। उर्दू में लश्कर का मतलब टीम भी होता है। तो तभी मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि एक काम कर, तू भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर दे। और पाकिस्तान में क्रिकेट चल ही रहा है और तू पाकिस्तान इस बहाने चलना। अच्छा, एक टेस्ट मैच कराची में भी था, तो ये था कि कराची भी जाएंगे और कराची में लगे हाथ थोड़ा दाऊद इब्राहिम के घर के अंदर झांक लेंगे, मौका मिला तो मैं भी बड़ा खुश कि चलो, ज़िंदगी में कभी गया नहीं, जाने का मौका मिलेगा। और फिर अपना क्राइम रिपोर्टर जागा कि वहाँ जाकर ज़रा पाकिस्तान की क्राइम की खबरें हैं, और ख़ास तौर पर दाऊद इब्राहिम, जाहिर सी बात है। तो खुशी खुशी मैंने अप्लाई किया नई दिल्ली में इसी पाकिस्तानी हाई कमीशन में। और अब सबके वीज़ा के बाद सबके इंटरव्यू के डेट फिक्स हुए, सभी के इंटरव्यू हो गए। एक दिन मेरा भी नंबर आया, मैं भी गया इंटरव्यू देने के लिए। जब वीज़ा सेक्शन पे गया, उसी वीज़ा सेक्शन पर, उसी काउंटर पर, जिसकी कहानी इसके बाद सुनाऊंगा आपको, तो वहाँ गया तो उसके बाद बैठे हुए थे एक साहब, उन्होंने इंटरव्यू लिया। उन्होंने देखा कि हाँ, ये मीडिया के कोटे से इंडिया पाकिस्तान मैच को तो कवर करने के लिए जाना है। मैंने अपना पासपोर्ट और जो भी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म था वो भरकर दे दिया। उसने मेरी तरफ
नज़र उठाकर अब तक नहीं देखा था। बस बैठा एक ऐसे हल्का सा देखा और अब मेरे फॉर्म पर और पासपोर्ट पर उसकी नज़र थी। थोड़ी देर के बाद अच्छा मैं बैठा हुआ हूँ, देख रहा हूँ, ये भी है कि यार वीज़ा मिल जाए। कई लोगों ने कह दिया था कि तू क्राइम रिपोर्टर है, तुझे तो वीज़ा मिलेगा नहीं, वो भी दुखी थी और मुझे ये था कि जाना ही जाना है। अचानक कुछ देर के बाद उस शख्स ने अपना सर उठाया, मेरी आंखों में देखा और कहता है, खान साहब आप पाकिस्तान जाके क्या करोगे, आपका क्रिकेट से क्या लेना देना। अब जैसे ही उसने बोला मेरा दिल धक, मैंने कहा ये क्या मतलब है। तो उसने कहा, अरे आप तो एक क्राइम जर्नलिस्ट हो और इंडियन टीम जा रही है तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जाएगा, एक क्राइम जर्नलिस्ट का पाकिस्तान में क्या काम। अब जैसे ही बोला तो मैंने अब भूमिका माननी थी। मैंने कहा मैं क्राइम जर्नलिस्ट तो बस गलती से हूँ, असल में स्पोर्ट्स से ज़्यादा प्यार है, क्रिकेट से ज़्यादा ही कुछ जुनून है, तो इसीलिए कवर करने के लिए जा रहा हूँ और मैंने कई मैच कवर भी किए। इत्तेफाक से जब मैं जनसत्ता में था तो 1-2 टेस्ट मैच फिरोजशाह कोटला में मैंने किया था। तो बोला, देखिए खान साहब ये बातें किसी और को बताइएगा, आपके बारे में हमारे पास पूरी जानकारी है। जब आपने अप्लाई किया था, अप्लाई के कुछ दिन बाद इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, तो हर एक जर्नलिस्ट का हमारे पास पूरी कुंडली है। आपने जब से टीवी में है आज तक में है सिर्फ क्राइम रिपोर्टिंग की है, आपने कभी कोई क्रिकेट मैच इंडिया के बाहर जाकर भी कवर नहीं किया, इंडिया के अंदर तो छोड़िए। और ये सच था। बोला, देखिए कोशिश तो करूँगा, उम्मीद कम है, आपके चैनल के लोगों को वीज़ा मिलेगा, आपको नहीं मिल पाएगा। फिर धीरे से कहता है कि मेरा अपना एक मशवरा है, बाकी आप माने ना माने। बोला, मैं मेरे हाथ में तो है नहीं, लेकिन मैं आपका भेज रहा हूँ और मुझे उम्मीद नहीं है कि वीज़ा अप्रूव होगा। 1% को अप्रूव हो गया तो मेरा मशवरा मानिएगा तो आप जाना मत। वहाँ आपको आपका चैनल भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि आप जैसे ही पाकिस्तान में लैंड करेंगे आपके पीछे 2-3 ISI के लोग पहले से होंगे और आप अपनी हरकत से बाज आएंगे नहीं तो आप क्रिकेट के बाहर दाएं बाएं, एग्जाम्पल के तौर पर उसने कहा कि कराची के कुछ ख़ास रोड को भी खंगालने की कोशिश करेंगे और आप वैसे ही पकड़े जाएंगे और उसके बाद फिर आप जेल जाएंगे और आपका चैनल भी आपको जेल से नहीं निकाल पाएगा। मैंने शुक्रिया कहा, मैंने कहा फिर भी कोशिश करता हूँ। उसके बाद उसने पहली बार अपना नाम बताया, वो नाम आज भी मुझे याद है, 31 साल हो गए, शाहनवाज। उसने कहा मेरा नाम शाहनवाज है, मैं यहाँ वीज़ा सेक्शन में हूँ, आपको फॉलो करता हूँ, आपके शो टीवी पे देखता हूँ। और तब ये डिजिटल विज़ल तो था नहीं। फिर उसने मुझे अपना नंबर दिया था और बोला ये मेरा ये नंबर है, जो भी अपडेट होगा मैं आपको दूंगा। मैंने वो नंबर अपने मोबाइल में संभाल कर रखा और शायद अगले 10-15 साल तक संभाल कर रखा। अब मेरे 2-3 फ़ोन लास्ट में चेंज हुए, फिर ये भी पता चला हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री कवर करते हैं उनके ज़रिए कि अब शाहनवाज दिल्ली में है नहीं, किसी और देश में ट्रांसफ़र हो गया। ये लोग 2-4-5 साल रहते हैं। तो फिर मैंने नंबर रखने की कोशिश भी नहीं की और वैसे भी फिर जो हालात हुए आजकल पता है आपको, नंबर रखना और बात करना वो भी पाकिस्तान से, वो अपने आप में ही बड़ा जोखिम भरा है। तो नंबर मेरे पास 10-15 साल तो रहा, उसके बाद नहीं रहा। बट इस दौरान में 3-4 बार बात हुई और हमेशा मेरी यही थी कि एक बार तो वीज़ा दे दो, कम से कम किसी और चीज़ के लिए, लाहौर में खाना खाने के लिए दे दो, 2 दिन में चला आऊँगा, वाघा बॉर्डर से जाऊँगा बस से और चला आऊँगा। उसका हमेशा ही कहना था। तो ज़िंदगी में कभी कोशिश मत कीजिएगा पाकिस्तान जाने की, ये आपके भले के लिए कह रहा हूँ। ये बात 21 साल पुरानी है। आज वो सारी चीज़ें, वो पाकिस्तानी उच्चायोग का वीज़ा सेक्शन सब मेरी नज़रों के सामने घूम रहा है और मुझे एक एक कोना याद है उस वीज़ा सेक्शन में कहाँ कौन क्या बैठा था। नाम सबके पता नहीं, नाम भी एक ही शख्स का। अब वो भी उसने अपना असली नाम बताया कि नहीं ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसने शाहनवाज नाम बताया और फ़ोन नंबर दिया था और मेरा नंबर नोट किया था। मेरा नंबर वैसे भी फॉर्म पे था क्योंकि उनको इन्फॉर्म करना था। तो वो दिन है, आज का दिन है। ज़िंदगी में कभी पाकिस्तान जाने का मौका नहीं मिला और शायद कभी वीज़ा दे भी ना, कोई बात नहीं। अब ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई? 6 और 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर से करीब 12 से ज़्यादा लोगों को पकड़ा गया है पाकिस्तान की जासूसी करने के इल्ज़ाम में, जिनमें से एक ज्योति भी है जिसकी कहानी कल आपको सुनाई, एक गज़ाला भी है, यामीन भी है और भी बहुत सारे लोग हैं, बल्कि इन सभी के नाम हैं ज्योति, गज़ाला, अमीन, इसके अलावा शहजाद फलक, शेर मसीह,
सूरज मसीह, सुखप्रीत सिंह, करणबीर सिंह, नोमान इलाही, देवेंद्र सिंह अरमान और मोहम्मद तारिफ, ये सारे नाम हैं। अब पंजाब, हरियाणा और यूपी, इन जगहों से इन तमाम 12 लोगों को या 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें कॉमन चीज एक, इन सारों के तार सीधे नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन से जाकर जुड़ते हैं और पाकिस्तानी हाई कमीशन के अंदर भी उस वीजा सेक्शन से जाकर जुड़ते हैं जिस वीजा सेक्शन की मैंने अभी 21 साल पुरानी कहानी आपको सुनाई। तो फिर इससे क्या? और तीसरा कनेक्शन, इन सभी के कनेक्शन उसी वीजा सेक्शन में काम करने वाले एक पाकिस्तानी एजेंट, जासूस, जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव का हिस्सा है, दानिश, रहमानुर रहीम उर्फ दानिश, इन सभी के कनेक्शन उससे हैं। अब सवाल है कि ये क्या इत्तेफाक है? इन सभी को जो जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया, क्या ये सच में सब जासूस हैं और हैं? तो इनके कनेक्शन सीधे पाकिस्तानी उच्चायोग में, और वो भी एक ही जगह, एक ही वीज़ा सेक्शन के एक ही बंदे से कैसे है? और अगर ये है तो फिर हम अब तक उस दानिश को हमने अरेस्ट क्यों नहीं किया, हमने सज़ा क्यों नहीं दी? तो उसकी भी मजबूरी है। तो इस कहानी को समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि इस दुनिया में जितने भी देश हैं, उनकी जो भी एम्बेसी या फिर हाई कमीशन होता है, वहाँ एक लिमिटेड स्टाफ होता है। कुछ साल पहले तक नई दिल्ली के पाकिस्तानी हाई कमीशन में 105 स्टाफ थे, 105 लोगों का। सेम हमारा इस्लामाबाद में जो इंडियन हाई कमीशन है, वहाँ पर 105 स्टाफ थे। बीच बीच में कई बार जासूसी के इल्ज़ाम लगते रहते हैं, हम निकालते हैं तो उधर से पाकिस्तान निकालता है, पाकिस्तान निकालता है तो हम निकालते हैं। और अभी हालात ऐसे हुए कि 14 मई तक पाकिस्तान के इस हाई कमीशन में जो नई दिल्ली में है, सिर्फ और सिर्फ 26 स्टाफ थे। और इस्लामाबाद में भी हमारे 26 ही थे, 26। कहाँ कभी 105 हुआ करता था, अब 26 पर आकर रुक गया। लेकिन 13 मई को फॉरेन मिनिस्ट्री इसी दानिश के बारे में कहती है कि ये एक जासूस है और इसको 24 घंटे की मोहलत देती है कि आप देश छोड़ दो। और 14 मई को दानिश देश छोड़ देता है। उसके देश छोड़ते ही पाकिस्तानी हाई कमीशन में सिर्फ 25 स्टाफ है। और उसी दिन इस्लामाबाद में भी इंडियन हाई कमीशन के को कहा जाता है कि आपका एक स्टाफ जासूसी कर रहा है, आप इसको छोड़ दीजिए, बाहर निकालिए, और वो भी इंडिया आ जाता है। तो अब दोनों ही देशों में, हमारे हाई कमीशन में, इंडिया और पाकिस्तान में 25-25 स्टाफ हैं। अब इन 25 स्टाफ और ये वीज़ा सेक्शन का क्या कनेक्शन? तो दुनिया के जितने भी देश हैं जिनके अपने दूतावास होते हैं, जिनके अपने उच्चायोग होते हैं, यानी एम्बेसी या हाई कमीशन, उसमें जो स्टाफ होता है, उस स्टाफ में एक बड़ा हिस्सा उस देश की खुफिया एजेंसी, उस देश के एजेंट या जासूस के तौर पर वहाँ उनकी बहाली होती है। और ये एक ओपन सीक्रेट है। कुछ ऐसे होते हैं, जैसे हमारे यहाँ से IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस से जो लोग हैं, जैसे एम्बेसडर हैं या हाई कमिश्नर हैं, वो उस पोस्ट पे होते हैं, उनके नीचे 2-4 वो भी फाइल वर्क, पेपर वर्क करते हैं सब। लेकिन बाकी जो लोग होते हैं उनमें से मेजॉरिटी जो होती है वो एक एजेंट की होती है। और ख़ास तौर पर जो सबसे ज़्यादा डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग होती है किसी भी देश के एम्बेसी में या हाई कमीशन में, वो पता कहाँ होती है? उसी वीज़ा सेक्शन पर। क्योंकि वीज़ा लेने के लिए, आपको इंटरव्यू देने के लिए वीज़ा सेक्शन तक जाना होता है, और वीज़ा सेक्शन पर लोग बैठे होते हैं, उस देश के नुमाइंदे। मैं अगर पाकिस्तान का वीज़ा लेने गया हूँ तो वहाँ हर काउंटर पर पाकिस्तानी होगा, वो किसी और देश के लोगों को नहीं बैठाते। इवन जब मैं लास्ट ईयर US के लिए मैंने वीज़ा अप्लाई किया और मिला, तो वहाँ जितने काउंटर थे उस पर सारे पे US सिटीज़न बैठे हुए थे। ऐसा नहीं कि इंडियन बहुत सारे उन्होंने एम्प्लॉय हायर कर रखे हैं, वो वीज़ा का इंटरव्यू लेगा, बिल्कुल नहीं, वो अमेरिकन ही होगा। ये एक ज़रूरी है। और इस ज़रूरी के पीछे की वजह ये है कि जो वीज़ा सेक्शन में बैठता है काउंटर पर, वो पब्लिक से डायरेक्ट डीलिंग करता है। उसके सामने वीज़ा एप्लीकेशन होता है, उसके सामने उसका पासपोर्ट होता है, उसके सामने उसकी पूरी कुंडली होती है कि आप क्यों वीज़ा ले रहे हैं, आपको क्यों पाकिस्तान जाना है, वहाँ आपके कौन रहते हैं, आप क्या करते हो, यहाँ कहाँ रहते हो, आपका पूरा हिसाब किताब। तो एक तो डायरेक्ट डीलिंग, आप उससे बातचीत कर रहे हैं, और वो एजेंट है, माहिर जासूस है, लेकिन डिप्लोमेट के भेस में काउंटर पे बैठा हुआ उस वक्त, और वो भांप लेता है नज़रों में उतनी देर में और आपसे बात करके कि ये आदमी हमारे किस काम आ सकता है।
ये कहाँ रहता है, क्या करता है और ये कैसे हमारी मदद कर सकता है। वो जो कुछ पल होता है ना, उनका काम ही है। प्रोफेशनल एजेंट जासूस हैं ये लोग। तो फ्रंट डेस्क पे जो जितने भी एम्बेसी या दूतावास हैं या उच्चायोग हैं, उनमें वीज़ा डेस्क पर आपको दुनिया के हर देश का जासूसी बैठा हुआ मिलेगा। दानिश इसी पाकिस्तानी हाई कमीशन के वीज़ा सेक्शन में डिप्यूट कर 2023 में भेजा गया था, क्योंकि वो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव का एक हिस्सा था। यहां उसने डील किया। अब ये जो 12 लोग पकड़े गए, अब सभी गए वीज़ा के लिए। इनमें से अलग अलग कैरेक्टर है। अब ये वीज़ा के लिए जब जाते हैं तो वो उसी तरीके से देखता है कि इनमें से कौन किसका क्या प्रोफाइल है। अब वीज़ा है तो आप, जाहिर सी बात है, आप एक एप्लीकेंट हैं, आवेदक हैं, आप मांगने गए हैं। और कोई यूं ही फालतू में तो वीज़ा के लिए अप्लाई करता नहीं है, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। उन्हें ज़रूरत होती है, जाना ही जाना है। तो अब वीज़ा ऐसा भी नहीं कि हाथ का हाथ मिल जाता है। आपको कहते हैं ठीक है आप छोड़ जाइए। पासपोर्ट जिनको नहीं देना वो तो पासपोर्ट भी नहीं लेते हैं, कहते हैं ठीक है आपको बताएंगे फ़ोन करके, फ़ोन नंबर दे देते हैं। और जो फ़ोन नंबर रखते हैं वही फ़ोन नंबर आगे काम आता है। अब उसको वो फ़ोन करते हैं। जैसे गजाला है मलेरकोट की, यामीन है, या फिर तारीफ़ है नूह का। ये सारे वो लोग हैं जब वीज़ा के लिए पाकिस्तानी एम्बेसी के इनके नंबर लिए गए और इसके बाद अब इनको फ़ोन आता है। दानिश पहले गजाला को फ़ोन करता है। गजाला से कहता है कि तुम मुझे अच्छी लगी। गजाला की कहानी ये है कि वो जवानी में विधवा हो गई। 2020 में उसके हस्बैंड की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मलेरकोटला की रहने वाली, पाकिस्तान में रिलेटिव रहते हैं, उसको पाकिस्तान जाना था। उसने पाकिस्तानी हाई कमीशन नई दिल्ली में अप्लाई किया 2023 में। इत्तेफाक से दानिश पोस्टेड था वहाँ। उस काउंटर पर जाता है, उसी काउंटर पर दानिश बैठा हुआ था। वो उसकी प्रोफाइल देखता है, पंजाब, मलेरकोटला, सब कुछ। फिर वो नंबर लेता है, कहता है आपको बाद में बताएंगे। और उसके बाद वो उसको फ़ोन करना शुरू करता है और धीरे धीरे प्यार का इजहार कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। गजाला एक विधवा, वो भी उसकी बातों में आ गई। इसके बाद वो कहता है तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा वीज़ा देने से पहले। वो उसे कहता है मैं तुम्हें कुछ पैसे भेज रहा हूँ और तुम्हें कुछ मैं QR कोड भेजूँगा, ये पैसे उनको देना, इनमें से कुछ तुम रख लेना। वो 2 QR कोड भेजता है। अब वो अलग अलग लोगों को थे। फिर वो फ़ोन करता और कहता है ये पैसे उसमें डाल दो, उसमें डाल दो। जाहिर सी बात है ये उसके कोई ना कोई एजेंट होंगे। अमाउंट बहुत बड़ी नहीं थी, 10,000, 7,000, 3,000, लेकिन ये इस तरीके से काम चला। इसी तरीके से अब एक दूसरा शख्स आया, यामीन। उसको भी पाकिस्तान जाना, वो गया। दानिश मिला उसी वीज़ा सेक्शन के काउंटर पर। उसने उसके नंबर सब कुछ था, बोला हम आपको फ़ोन करके बताएंगे। अब उसके बाद वो उसे फ़ोन करता है, कहता देखो तुमको वीज़ा तो दे देंगे लेकिन मुझे काम करना पड़ेगा। बोला क्या? बोला हम यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती देने वेने में, फैमिली से बात करनी होती है। यहाँ पाकिस्तानी नंबर यूज़ करूँगा, बिल ज़्यादा उठता है, लोकल सिम चाहिए और 2 सिम का इंतज़ाम कर दो। यामीन 2 सिम उठाता है और उसको जाकर दे देता है। वो उसको वीज़ा दे देता है। वो पाकिस्तान जाता है 14 दिन के लिए। 14 दिन के बाद वापस आता है। यामीन भी मलेरकोटला का ही, पंजाब का। उसके बाद कुछ वक्त के बाद अब भी बात हो रही है, पाकिस्तान में गए, कैसा रहा, सब अच्छे से घूम कर आए। बताता है सब अच्छा था, थैंक यू। इसके बाद अचानक अभी होता है कि भाई एम्बेसी में मेरी दोस्ती है। तो वो एक दिन दानिश से कहता है कि मेरे 2-3 दोस्त भी पाकिस्तान जाना चाहते हैं, उनका वीज़ा लगवा दो। वो कहता है ठीक है भेज दो। उनके भी वीज़ा लग गए। अब तीसरी बार फिर कुछ दोस्त, अच्छा इस दौरान में इसकी दूसरी बार भी वीज़ा लग जाती है। तीसरी बार फिर बात बढ़ती, कहता है मेरे 4 दोस्त, उनका वीज़ा लगा दो। कहता है भेज दो। वो चारों का भेज देता है। अचानक कुछ दिन बाद पता चला चारों के रिजेक्ट। ये कहता है भाई आपने रिजेक्ट क्यों किया? तो दानिश कहता है यार ऐसे फ्री में नहीं, एक काम करो, दोनों कमाते हैं, पर वीज़ा 10,000 रुपये लेंगे। वो 10,000 रुपये लेता है और फिर चारों के वीज़ा दे देता है। फिर यामीन को भी वीज़ा देता है। यामीन इस दौरान में 3 बार पाकिस्तान हो आता है। अब इसके बाद वो कहता है कि अब इसके बाद एक काम करो। दानिश हट गया। अब एक दूसरा बंदा आ गया वहाँ पे, कोई बलोच करके। उसने कहा यार वीज़ा तो तुम्हें देंगे, तुम्हारे दोस्तों को भी देंगे, अब सिम विम तो नहीं चाहिए, तुम हिसार एयरबेस की कुछ तस्वीरें या जानकारी भेज दो। ये लास्ट था। इसी तरीके से जितने लोग वीज़ा के लिए गए, उस वीज़ा के नाम पर कि वीज़ा मिलेगी, उनको ज़रूरत थी और वो उनको फांसता गया। और इस तरीके से एक नेटवर्क बनाया। 12 पकड़े गए हैं अभी और ना मालूम कितने हैं,
लेकिन इन सब के तार दानिश से जाकर जुड़े। अब दानिश का जब पोल खुला तो वो कैसे खुला? जब 6 और 7 मई के ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद देश भर की खुफिया एजेंसियों और स्टेट की पुलिस को कहा गया कि आप अलर्ट रहो, क्योंकि पाकिस्तान पलटवार करेगा। तो एक तो उनके पाकिस्तान के नेटवर्क यहाँ स्लीपर सेल और बाकी उन सब पे आप नज़र रखो कि आपके कौन कौन से इलाके में पाकिस्तानी जासूस या इस तरह के लोग एक्टिव हैं। खुफिया एजेंसियाँ भी लगी हुई थी। इसी दौरान में पंजाब की पुलिस को ये पता चला कि यहाँ मलेरकोटला में गजाला नाम की एक लड़की है और इसकी एक पाकिस्तानी से बात होती है जो दानिश है, और वो ऑलरेडी पाकिस्तानी हाई कमीशन में है। अब उस गजाला को ट्रैप किया गया, उसके नंबर निकाले गए, तो गजाला के नंबर से फिर यामीन के मिले, फिर शरीफ के मिले, फिर एक करतार के मिले, इस तरीके से कुछ मिलते गए। अब उन नंबरों को जब खंगाला गया रडार पर रखकर, तो फिर उनमें से ज्योति के नंबर मिले, फिर कुछ और लोगों के मिले। तो जब ये सारी जानकारी मिली तो इसके बाद फिर सेंट्रल एजेंसी को बताया गया। सेंट्रल एजेंसी को जब ये पता चला कि इतने लोगों के साथ दानिश संपर्क में है, तो फिर पुख्ता सबूत हाथ आते ही 13 मई को पाकिस्तानी उच्चायोग को कहा गया कि आपका ये स्टाफ जासूसी में इन्वॉल्व है, 24 घंटे दे रहा हूँ, इसको भेज दीजिए। और 14 मई को वो चला गया। इसके बाद इन सबको एक एक कर गिरफ्तार किया गया। अब इन सभी से ये जानकारी ली जा रही है कि इन लोगों ने क्या क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी कोई ऐसी चीज़, जो ऐसी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, चाहे वो पंजाब पुलिस हो या हरियाणा पुलिस हो, अभी तक इनकी जानकारी में नहीं आई। लेकिन दानिश के साथ इन सब के कनेक्शन साबित हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि एक ऐसा बंदा दानिश जो पाकिस्तानी हाई कमीशन में बैठा हुआ हिंदुस्तान में वीज़ा के लिए आने वाले लोगों को अपने जासूसी के काम में इस्तेमाल करना चाहता है, उस दानिश को गिरफ्तार करने की बजाय पाकिस्तान 24 घंटे के अंदर क्यों भेज दिया गया? बहुत सारे लोगों के सवाल हैं। कई लोगों ने तो मेल में भी लिखा है, अब तक फैमिली मेम्बर ने। तो असल में इसकी एक वजह है, एक इंटरनेशनल बंदिश। वो ये है कि जितने भी जासूस हैं वो जासूस के रोल में तो नहीं आते। हमारे यहाँ जो रॉ के लोग काम करते हैं पाकिस्तान में, वो रॉ एजेंट की हैसियत से नहीं जा सकते। जितने जासूस हैं वो जासूस बनकर देश में किसी में दाखिल नहीं होते, या वो जासूस हैं और किसी और नाम से आए, जैसे किसी भी वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा पे आ जाए, आपको 1 महीने का 14 दिन का वीज़ा मिलेगा, उसका जाना पड़ेगा, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? तो इसीलिए सबसे बेस्ट और सेफ रास्ता ये होता है कि दुनिया की जितनी भी एम्बेसी है, दूतावास या हाई कमीशन यानी उच्चायोग, वहाँ पे स्टाफ की ज़रूरत होती है। तो कुल मिलाकर कुछ स्टाफ तो होते हैं जो सच में एक एम्बेसडर या हाई कमिश्नर के तौर पर उनका काम में जिम्मेदारी है 2 देशों के बीच राब्ता कायम करना, उनके बीच जो भी मसले हैं बात करना। बाकी लोगों को खपाया जाता है एजेंट के ज़रिए। दुनिया का हर देश ये काम करता है कि उनके एम्बेसी में या उच्चायोग में एजेंट डिप्लोमेट के भेस में होते हैं। अब डिप्लोमेट के भेस में क्यों होते हैं? इसलिए कि अगर वो कोई क्राइम करते हुए उस देश में पकड़े भी जाएं, भांडा भी फूट जाए, तो आप उनको उस देश के कानून के हिसाब से सज़ा नहीं दे सकते। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि उन्हें उनके देश को वापस भेज दीजिए, बस यही सज़ा हो सकती है। यही वजह है कि दानिश हिसार में जो ज्योति मल्होत्रा की FIR दर्ज हुई है 16 मई को, उसमें दानिश का नाम है, और FIR में दर्ज होने का मतलब होता वांटेड है वो। लेकिन दानिश को गिरफ्तार करके यहाँ की अदालतों में उसके खिलाफ मुकदमा हम चला ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो एक डिप्लोमेट के उस सर्किल के अंदर बंद कर यहाँ भेजा गया था, तो हम उस पर हाथ नहीं डाल सकते। हम ज़्यादा से ज़्यादा उसे देश निकाला दे सकते हैं, सज़ा नहीं दे सकते। तो इसी डिप्लोमेसी और इसी का फ़ायदा उठाकर दुनिया का हर देश अपने जासूसों को उसी के नकाब पहनाकर उसी की आड़ में अपने अपने दूतावासों में जासूसी के लिए भेज देता है। और फ्रंट डोर पे जो जासूसी होती है वो उस वीज़ा सेक्शन से होती है, जिसका 21 साल पहले मैं खुद एक विटनेस था। तो ये थी आज की कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज ईशाना इशू छोटी से अब बड़ी हो गई बहुत, और मतलब चीनी और इशू लगभग साथ साथ पले बढ़े थे, अब दोनों अलग रहे। चीनी कहीं और पहुंच गई है पढ़ने के लिए, इशू अब तो खैर बड़ी हो गई,
जॉब लग गई और मुंबई में है, बहुत होनहार। और यही 2 बच्चे थे जिनके इर्द गिर्द मैंने अपने खेलते हुए देखा। आज उसका बर्थडे है और स्पेशली मुंबई से आई हुई इस वक्त इशू घर पे। तो हैप्पी बर्थडे इशू, हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो। और मम्मी पापा दादी दादा आज सब, और रात को पार्टी भी है, तुमने तो बताया भी था। तो मेरी यही दुआ है इशू की तुम हमेशा अच्छे रहो। इशू का पूरा नाम असल में ईशाना है, ईशाना नाम्बियार, बिल्कुल मुझे सही याद है। तो हैप्पी बर्थडे ईशाना नाम्बियार उर्फ इशू, जो हम लोग पुकारते हैं। इशू के साथ मैंने सबसे ज़्यादा दिवाली और होली, चीनी, इशू और मैं, ये तीनों उसके हम लोग पार्ट रहे हैं। उसकी वजह ये कि दोनों बच्चे थे और खूब गुब्बारा फेंकते थे पानी भर भर कर। और दिवाली में मुझे याद है कि ये सारी जो लाइटिंग और कैंडल्स और वो दिए जलाए जाते थे, इशू और चीनी का ही काम था। तो इन दोनों के ज़रिए मैंने ये सारी चीज़ें देखी, सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। हैप्पी बर्थडे इशू। इसके अलावा आज इशिका का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे इशिका। और ये भेजा है अमृत कुमार जी ने, एंड थैंक यू सो मच इशिका, क्राइम तक की इस कहानी को सुनने के लिए, इसकी तारीफ के लिए। जैसा कि अमृत ने बताया। प्रेमलता महंत, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे प्रेमलता जी। और ये हरिदास महंत जी की वाइफ है। साथ ही आलिशा खान, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे आलिशा। और ये समीर खान जी ने भेजा है। इसके अलावा कमिश्क अवस्थी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे कमिश्क। और अरविंद राठौड़, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे अरविंद साहब। भेजा है विजय सेवरा ने। इसके अलावा एडवोकेट अब्दुल कादिर, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे कादिर साहब। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।